learners, welcome back to the channel Biznomics। तो आज की क्लास भी 12th क्लास ओरिएंटेड है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एज बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, तो दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर्ड विद द फॉर्मूला चीट शीट जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो आई होप कि आप लोग को ये वाली क्लास आगे पसंद आएगी। फर्स्ट इज नेशनल इनकम। सबसे पहला हम चैप्टर फोकस करेंगे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या क्या फॉर्मूलेज हैं? तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। देन दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी या फिर इसका अनदर नेम है जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे वर्क करता है। तो नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज रियल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इट इज रिटन लाइक दिस, कि किस तरह से लिखा हुआ है ये देखो। अगर मैं बोल रही हूँ नॉमिनल जीडीपी, एन जीडीपी अगर मैं बोल रही हूँ दैट इज नॉमिनल जीडीपी, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? रियल जीडीपी दैट इज आर जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। उसके बाद रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। देन जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं या फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। दिस इज व्हाट द बेसिक फॉर्मूलाज फ्रॉम नेशनल इनकम, जो कि हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। क्योंकि जो मेन नेशनल इनकम वाले न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले हैं वो मैंने उधर कवर करा दिए थे प्रीवियस वीडियो, सो प्लीज सी ओवर देयर। नेक्स्ट इज मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग पे आते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग के मेजर्स क्या हैं? 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M1 मेजर इज C plus OD plus DD, that is currency held by the public, demand deposits of commercial bank, then other deposits with RBI। तो ये आते हैं M1 में। then M2 में आएगा M1 plus saving deposits with post office सेविंग अकाउंट। तो आपने जो पोस्ट ऑफिस के साथ में सेविंग कर रखी है उसको आप यहाँ ऐड करेंगे। देन M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, जो आपने बैंक के साथ में नेट टाइम डिपॉजिट्स कर रखे हैं। नेक्स्ट M4 में क्या आएगा? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो ये चारों एग्रीगेट्स इंपॉर्टेंट है, मेजर्स इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट ज्यादा सबसे M1 है, ठीक है, क्योंकि यही हम लोग की क्लास सिलेबस में इंक्लूड है, जिसमें M1 और M2 को हम लोग नैरो मनी बोलते थे और M3 और M4 को ब्रॉड मनी बोलते थे। और सबसे अगर मैं बोलूं लिक्विड मनी कौन सा है तो वो M1 है। लिक्विडिटी सबसे हाईएस्ट किसकी? M1 की है, कि ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद था मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर बोले या क्रेडिट मल्टीप्लायर बोले, बात एक ही है। तो सब मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर को डिनोट किससे किया जाता है? तो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल के से, स्मॉल के से। तो स्मॉल के is for money multiplier या credit multiplier. It is equals to either 1 by CRR, that is 1 by cash reserve ratio, or 1 by LRR, that is legal reserve ratio। तो दोनों में से किसी के भी इक्वल होगा क्या? मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कंफ्यूज नहीं होना है। 2 चैप्टर्स हम लोगों ने करे। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ADES का जो पार्ट आता है। अब ADES में पहला एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, दैट इज GDP MP, कि आपने खर्चा कितना किया। तो आप जितना खर्चा करेंगे उतनी ही आप डिमांड करेंगे, इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड का और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वल होगा। तो मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है 4 सेक्टर इकोनॉमी का है। इट इज ऑफ 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या क्या होती है? जहाँ पे हाउस होल्ड हैं, प्रोड्यूसर हैं, गवर्नमेंट है और एक्सटर्नल सेक्टर है। तो ये AD का फॉर्मूला विद 4 सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है। देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई बोले या वाई बोले, क्योंकि जितनी सप्लाई करेंगे उतनी ही इनकम आएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई या वाई का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन प्लस सेविंग, जिसको हम लोग लिखते हैं Y इज इक्वल्स टू C प्लस S। तो इनकम से या तो आप कंज्यूम करेंगे या आप सेव करेंगे, हम ये 2 ही चीज मान के चलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग ऑटोनोमस मान रहे हैं कि थ्रू आउट द टाइम सेम इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो इनकम इज इक्वल टू C प्लस S। तो इनकम जो पैसा है उससे आप या तो कंजम्पशन करेंगे या फिर आप सेव करेंगे, इसलिए AS का फॉर्मूला या Y का फॉर्मूला सेम ही है, दैट इज C प्लस S। फिर आते हैं कंजम्पशन फंक्शन। C इज इक्वल टू F ऑफ Y, जहाँ पे C क्या है? कंजम्पशन, F इज फंक्शनल रिलेशनशिप और Y नेशनल इनकम।
मतलब कंजम्पशन फंक्शन रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, कंजम्पशन और इनकम के बीच में, कि आपकी इनकम बढ़ने से आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आया। वो जो दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है वो कौन बता रहा है, कंजम्पशन फंक्शन बता रहा है। उसके बाद आते हैं एपीसी। एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आपकी इनकम में से आपने कितना कंज्यूम कर लिया, तो एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई। एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल मतलब होता है एडिशन, कि आपकी इनकम चेंज होने से आप एडिशनली कंजम्पशन में कितना खर्चा कर रहे हैं, इसलिए डेल सी बाय डेल वाई, डेल मतलब चेंज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था बेसिक्स एपीसी और एमपीसी का। अब हम लोग आगे देख रहे हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है, s इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। इट मीन्स s सेविंग है, y फंक्शनल रिलेशनशिप है और y इनकम है f। ठीक है, तो अब ये s क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है s और y के बीच में, कि आपकी इनकम बढ़ने से आप लोग सेविंग कितनी करते हैं, दैट इज व्हाट द सेविंग फंक्शन इज। तो अब इसमें नेक्स्ट है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कि आपकी इनकम से आप कितना परसेंट सेव कर रहे हैं, दैट इज s बाय y। जो कर रहे हैं वो ऊपर आएगा, एपीएस इज इक्वल्स टू s बाय y। अगर एपी एमपीएस पे आते हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि आपकी इनकम में चेंज आने से आप सेविंग में कितना चेंज कर रहे हैं, इसलिए डेल एस बाय डेल वाई। ठीक है, देन रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस के बीच में रिलेशन क्या है, कि जब एपीसी और एपीएस को ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और रिलेशन एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या है, जब हम एमपीसी और एमपीएस को ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। कैसे करते हैं मैं डिराइव करके दिखा देती हूँ, या फिर हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में कंसिडर करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूले पे विजिट करते हैं या फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। देन नेक्स्ट, ये बेसिक फॉर्मूलेस थे किसके, एडीएएस के, एज अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर। अब हम लोग को नेक्स्ट पे वर्क करना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हम लोग की किस लिए है। तो इट इज इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है हमने वो पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है। तो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है, c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। अब इसमें देखो c बार इस तरह से लिखा हुआ है, दैट इज c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी ऑफ वाई। यहाँ पे c क्या है, कंजम्पशन है, b सॉरी c बार क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, b इज एमपीसी एंड y इज इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब कि आपकी इनकम 0 होगी फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करेंगे ही करेंगे, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन जब भी आए तो हमें लिखना है c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। देन इक्वेशन सेविंग फंक्शन की क्या होती है, s इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। माइनस सी बार को हम बोलते हैं डिस सेविंग। ठीक है, कि जब आपकी इनकम 0 है आप कैसे कंज्यूम कर रहे हो, तो आप सेविंग में से निकाल के कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, इसलिए माइनस सी बार आ गया है ना, या फिर एस बार भी आ सकता है। तो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। अब 1 माइनस बी क्या है, दैट इज एमपीएस, क्योंकि बी एमपीसी होता है और अभी हमने देखा एमपीसी और एमपीएस दोनों का सम 1 के बराबर होता है, तो इसलिए 1 माइनस बी किसके बराबर हुआ, एमपीएस के। और वाई क्या हुई यहाँ पे, इनकम हुई। अब दो अप्रोचेस क्या है इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन करने का। तो हमने 2 अप्रोचेस पढ़े हैं, एडीएएस और सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्विलिब्रियम की अप्रोच क्या कह रहा है, कि एडीएस अप्रोच ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम वहां पर स्टक होगा जहां पर एडी किसके बराबर है, एएस के बराबर है। या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या कहता है, कि इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे स्टक होगा जहां पे सेविंग किसकी इक्वल है, इन्वेस्टमेंट की इक्वल है। तो ये आपको इक्विलिब्रियम वही स्टक होगा जहां पर दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू डेल वाई बाय डेल आई, कि आपकी इनकम में चेंज आने से, सॉरी आपके इन्वेस्टमेंट में हल्का सा चेंज आने से आपकी इनकम में कितना चेंज आया है, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। या फिर के का फॉर्मूला 1 बाय 1 माइनस एमपीसी भी हो सकता है, या फिर के का फॉर्मूला 1 बाय 1 एमपीएस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वेरियस फॉर्मूले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। क्रेडिट मल्टीप्लायर स्मॉल के से डिनोट था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिनोटेड बाय कैपिटल के, तो दोनों में फर्क है, इसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है मैक्सिमम वैल्यू। तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, और जब एमपीसी वन मतलब आपने कंजम्पशन आपके इनकम के बराबर कर दिया, तो वहां पे मल्टीप्लायर इनफाइनाइट हो सकता है। जब आपने कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं किया तो वो मिनिमम वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की, जो कि कितनी होगी, 1 होगी। दिस इज व्हाट द बेसिक फॉर्मूला किसके हैं, हमारे एडीएएस चैप्टर के हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग विद द स्लाइड दैट इज गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी के फॉर्मूले क्या हैं, तो पहला है रेवेन्यू डेफिसिट,
रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चे में से जितना पैसा आया उतना हटा देंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट पता लग जाएगा। देन फिस्कल डेफिसिट, ये मेजर्स हैं गवर्नमेंट बजट के, तो इन्हीं के फॉर्मूले हैं। फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, पहला फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट, ये इसी के पार्ट्स है, आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद करना है। और अगर कभी आपको बोरोइंग्स दी हुई है क्वेश्चन में, टोटल बोरोइंग्स, अगर टोटल बोरोइंग्स क्वेश्चन में गिवन है तो वो किसके बराबर होगी, हमेशा फिस्कल डेफिसिट के बराबर होगी, क्या, टोटल बोरोइंग्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एफ डी फिस्कल डेफिसिट आपकी किसके बराबर है, टोटल बोरोइंग्स के बराबर है। तब आप कुछ भी नहीं देखेंगे, अगर आपको टोटल बोरोइंग्स या बोरोइंग्स लिखी हुई दिख जाए तो फिस्कल डेफिसिट उसी के बराबर होता है। नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इनको जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट द प्राइमरी डेफिसिट। तो इन मेजर्स को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिर्फ मेजर फॉर्मूला यही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि विजिबल आइटम्स पर ट्रेड करता है, ठीक है, फोकस करता है। बीओपी में सब कुछ आता है, बट बीओटी में सिर्फ विजिबल आइटम दैट इज गुड्स या मर्केंडाइज आता है। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब बैलेंस ऑन करंट अकाउंट और बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, ये थ्योरी का पार्ट था, बट ठीक है, मैंने फिर भी स्टिल ऐड कर दिया कि एक बार आप लोग इसको विजिट करेंगे, ठीक है। So this is what we had done till now. So I hope कि आप लोग को बेसिक फॉर्मूले की चीट शीट मिल गई होगी। तो अगर ये सारे फॉर्मूले आप लोग क्लास में विद इन बिफोर एग्जाम रिवाइज करके जाएंगे, इफ यू आर वेयर इन द क्लास, सारे फॉर्मूलेस को प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो यू विल नॉट गो टू lose your marks in a board exam. That is what the core part is. So thank you all for having me here. If you like the channel, if you like the video, so please subscribe the channel, press the like button, and if you're having any query, then you can drop down in the comment section. So until then, bye.